स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अपने अध्ययन सामग्री को क्वेश्चन से रिलेट करते हुए अगले वीडियो बनाऊंगी, तो अपने वादे के अनुसार मैं हाजिर हूँ अपने आज के वीडियो के साथ। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पोषण। पोषण को बताने से पहले मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक बातों को समझ सकें और उससे अपना क्वेश्चन को सही तरीके से बना सकें। तो इसके लिए मैंने दोनों भाषाओं का इसमें प्रयोग की, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए कि आप अधिक से अधिक समझ सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोषण। तो पोषण और पोषक तत्व। तो पहले समझते हैं हम कि पोषण है क्या। क्या हम जो आहार ग्रहण करते हैं वो पोषण है? जी बिल्कुल नहीं। पोषण जो हम आहार ग्रहण करते हैं वो कई प्रक्रियाओं से गुजर के तब अंत में जाके वो पोषक तत्व में परिवर्तित होता है और शरीर को पोषित करता है। जैसे हम आहार को ग्रहण करते हैं तो उसका भोजन का सेवन होता है, उसका पाचन, तब अवशोषण, और अवशोषण के बाद जो कुछ अवशेष बच जाते हैं उसका उत्सर्जन भी होता है, शरीर से निष्कासन होता है। तो इस तरीके से कई प्रक्रियाओं से गुजर के तब जाके शरीर को अंततः वो पोषित करता है। और इस तरीके से पोषण हम कह सकते हैं कि पोषण एक प्रक्रिया है। अब पोषण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे शरीर को पोषित करते हैं, तो उसको एक रूप में हम पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है और उसके 6 उपवर्ग हैं। 2 वर्गों में से एक है स्थूल पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व हमारे शरीर को इन तत्वों को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उसको अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। पर ज़रूरत सबकी होती है। इनमें से किसी एक की भी अगर कमी, थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है, सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। इसलिए सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा यहाँ एक और बात मैं ऐड कर देना चाहूँगी कि अगर हम 2020 का RDA देखते हैं तो उसमें इन 6 तत्वों के अलावा रफेज को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। उसका विस्तार से वर्णन मैं जब अगले वीडियो बनाऊँगी RDA पर, मैं एक विशेष रूप से उसका वीडियो बनाऊंगी जिसमें उसको विस्तार से बताऊंगी कि किसमें किनको कितना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन है। तो आज हम चलते हैं पोषण, आज का हमारा विषय है। अब हम एक क्वेश्चन को लेते हैं जो कि अभी हाल ही में जून 2022 में पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट से जो क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम गौर से देखेंगे। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है। इसका है राइबोज एक मोनोसेकेराइड है, बी में दिया गया है सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, तीसरा में है इन्यूलिन एक ओलिगोसेकेराइड है, डी है माल्टोट्रायोज एक ओलिगोसेकेराइड है, रिबुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे हैं, इसको आसानी से बना पा रहे हैं? इसको बनाने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट को विस्तार से जानना होगा, उसके वर्गीकरण को, उसके फंक्शन को। तो चलिए आगे हम चलते हैं, देखते हैं। आज हम सारे चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं समझती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप इसके आंसर को खुद बना पाएंगे और बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। और जहाँ ज़रूरत होगा मैं वहाँ पॉइंट आउट कराती जाऊँगी कि यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलके बना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एराइज होता है कि कार्बोहाइड्रेट के जो तत्व हैं इसको एक सही क्रम में सजाइए, या फिर कूड़ मिलान वाले में भी दिया जा सकता है। तो जब तक हम इसका सही क्रम नहीं जानेंगे तो इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका सही क्रम है
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका अनुपात होता है कार्बन का 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। और इस तरीके से आगे जब हम मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड में पढ़ेंगे तो उसका अणु बदलेगा, बट अनुपात इसका यही रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो संपूर्ण ऊर्जा का जो प्राप्ति का स्रोत है वो कितना प्रतिशत हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो ये 50 से 70% जो ऊर्जा मूल्य है हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। यह आहार का सबसे सस्ता साधन है। 1 ग्राम कार्बोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको समझने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और तीनों के फिर अलग अलग उसके उपवर्ग हैं जिसको हम बारी बारी से एक एक करके उसको विस्तार से समझेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। तो एक चीज़ यहाँ एक कॉमन है कि सारे नाम में ओज आ रहा है। जहाँ ओज शब्द आ रहा है वहाँ हम समझ पाएंगे कि यहाँ शुगर है। तो अब मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जब हम जानते हैं कि इसमें एक अणु सुक्रोज का होता है, एक अणु शुगर का होता है, तो फिर इसके अंतर्गत अलग अलग नाम क्यों है? तो अलग अलग नाम होने का एक कारण है कि उसमें कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की संख्या के आधार पर उसका अलग अलग नाम है और उसको हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है ट्राइओज। ट्राइओज में हम देख पा रहे हैं कि इसमें इसका एग्जाम्पल है 2। एक है ग्लिसरेल्डिहाइड और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरेल्डिहाइड में हम देख पा रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इस तरीके से और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में इसमें भी 3 कार्बन है, 1, 2 और 3। तो इस तरीके से जो 3 कार्बन जिसमें है वो ट्राइओज हो गया। अब टेट्रोज में जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि 4 कार्बन जिसमें पाए जाते हैं, 4 कार्बन से बना हुआ जो मोनोसेकेराइड है उसको हम ट्राइओज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है इरिथ्रोज और थ्रियोज। इरिथ्रोज में जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। थ्रियोज में भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। इस तरीके से थ्रियोज 4 कार्बन से मिलके बना है। इसका एग्जाम्पल ये है। अब पेंटोज ये इसमें जैसा कि सभी में हम देखें मोनोसेकेराइड में कि मोनोसेकेराइड में एक अणु है शुगर का, बट हम देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नामकरण है। तो पेंटोज में 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन में इसके एग्जाम्पल हैं रिब्यूलोज, आर्बिनोज, जाइलोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। इसको भी हम रासायनिक संरचना के हिसाब से देख सकते हैं। ये जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है ये कार्बन की संख्या को दर्शाता है। जैसे आर्बिनोज में एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ 5वां कार्बन। तो इस तरीके से जाइलोज में भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5वां कार्बन। राइबोज में भी जैसा कि इसका आकृति हम देख रहे हैं कि पंचभुजा आकार इसका बना हुआ है। तो इसका पहला कार्बन यहाँ है जो कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ है। इसका आकृति भी पंचभुज की तरह बन रहा है। डीऑक्सीराइबोज इसमें भी
एक यहाँ कार्बन है, दूसरा यहाँ, तीसरा जो कि C से दर्शाया गया है, आप इसको इसमें देख सकते हैं। जो C से दर्शाया गया है वो कार्बन की संख्या को बताता है। अब यहाँ इससे संबंधित क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जैसे क्वेश्चन है कि मानव शरीर के जेनेटिक मटेरियल, जो कि हम जानते हैं RNA और DNA, अब उसका जो उसमें जो शुगर है, अब हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के जेनेटिक मटेरियल में शुगर का कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हम जब तक इसको विस्तार से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो इसका मुख्य जो इसका आंसर होता है, मोनोसेकेराइड तो पाया जाता है, लेकिन अब मोनोसेकेराइड का कौन सा फॉर्म पाया जाता है, तो मोनोसेकेराइड के पेंटोज। अब पेंटोज में भी कौन सा उसका जो एग्जाम्पल में जो हमने देखा, कई सारे एग्जाम्पल है, तो इसमें कौन सा तत्व है पेंटोज। इसका क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगर हम मैच करें तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि पेंटोज का उदाहरण बताइए। तो जो RNA है उसमें राइबोज होता है, और जो DNA है जो यहाँ देख पा रहे हैं डीऑक्सी राइबोज। तो इस तरीके से हम पेंटोज में इसको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके के आपको यहीं इस वीडियो में इतने गहराई से आपको जानकारी मिल रही है। और इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में नेट से होम साइंस से संबंधित और सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसको VVI में भी आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं अगला, हेक्सोज। हेक्सोज में 6 कार्बन होता है, जैसा कि हम कार्बन की संख्या के आधार पर ही इसके नाम को वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें 6 कार्बन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। इसमें इसकी आकृति को भी हम देख पा रहे हैं कि जहाँ जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को में कार्बन की संख्या है, इसको हम 6 कार्बन, एक यहाँ है देख पा रहे हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ और छठा यहाँ है ग्लूकोज में। फ्रुक्टोज, इसमें भी एक कार्बन यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और ये यहाँ पे, यहाँ नीचे, यहाँ जो C से इंगित किया गया है, ये ऊपर नहीं है, ये यहाँ पे है C, यहाँ ये छठा है। इसी तरीके से ग्लैक्टोज को देख पाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है C, यहाँ C से दर्शाया गया है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन है। इसी तरीके से मैनोज में भी है, एक कार्बन यहाँ जो ज्वाइंट पर यहाँ से स्टार्ट है, जो कि देख पा रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और छठा यहाँ है, जो एक तिरछा जैसा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर इस ज्वाइंट पे ये छठा है। तो इस तरीके से ये हेक्सोज। अब हेप्टोज। हेप्टोज में जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें 7 कार्बन से ये बना हुआ है बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल है सीडियोहेप्टोलोज और मैनोहेप्टुलोज। इसमें भी यहाँ ज्वाइंट पर जो देख रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, ये 7 कार्बन से बना हुआ है। इसमें मैनोहेप्टुलोज में भी वही प्रक्रिया दोहराई गई है, 1 कार्बन जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। इस तरीके से हमने देखा मोनोसेकेराइड को। अब अगला जो वर्गीकरण था, सेकंड वर्गीकरण था ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत ये इसमें 2 से लेके 10 तक के मोनोसेकेराइड
से मिलकर ये बनते हैं। लेकिन इसमें है, किसी में 2 सेकेराइड है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि 2 से लेके 10 तक के इसमें मोनोसेकेराइड मिलके बनते हैं, और तो उसी हिसाब से इसका नामकरण भी हुआ है। तो जब 2 मोनोसेकेराइड मिलकर जो निर्माण होता है उसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब यहाँ माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को जो हम देख पा रहे हैं, तो इसमें किसी में एक ही जैसा 2 अणु है, किसी में अलग अलग 2 अणु है। तो इसको हम यहाँ गौर से देखेंगे कि माल्टोज में 2 ग्लूकोज एक साथ मिलके माल्टोज बना है। लैक्टोज में है लैक्टोज और ग्लूकोज, 2 अलग अलग तत्व हैं। 2 अलग अलग तत्वों को मिलाकर लैक्टोज बना है। और सुक्रोज भी 2 अलग अलग तत्वों से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बना है। तो ये जो दोनों तत्व मिलने का जो ये बिंदु है, जो बॉन्ड है, जो जोड़ने की जो श्रृंखला है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड को हम कौन से बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप पॉइंट आउट कर लें, आप अपने सुविधानुसार स्क्रीनशॉट ले लें या पॉइंट आउट कर लें। अब आते हैं जिसमें 3 मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं, इसको हम ट्राइसेकेराइड कहते हैं। ट्राइसेकेराइड के जो एग्जाम्पल हैं उसमें है रैफिनोज और माल्टोट्राइयोज। तो रैफिनोज, जैसा कि हमने देखा कि रैफिनोज 3 अलग अलग अणु इसमें हैं। ग्लैक्टोज देख पा रहे हैं यहाँ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये 3 अलग अलग तत्वों से मिलके एक जो बना है उसका नाम है रैफिनोज। और माल्टोट्रायोज में ये तीनों ग्लूकोज ही हैं। 3 ग्लूकोज के तत्व में अणु मिल करके माल्टोट्रायोज का निर्माण होता है। अगला है टेट्रासेकेराइड। टेट्रा में आता है 4 मोनोसेकेराइड, 4 मोनोसेकेराइड आता है। इसमें 4 मोनोसेकेराइड मिलके बना है, और चारों मोनोसेकेराइड है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अस्टैक्योज और अस्कोरोडोज। तो अस्टैक्योज के अंतर्गत जो 4 मोनोसेकेराइड है वो है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक अणु है और ग्लैक्टोज का 2 अणु है। इस तरीके से ये 4 अणु से मिलके बनता है। अगला है पेंटासैकराइड। तो इसमें इसका उदाहरण है बार्बाकोज। ये 5 तत्वों से 5 मोनोसेकेराइड के मिलकर बना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 तत्वों से मिलके बना है। तो इस तरीके से हमने ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण को देखा और उसको जाना, समझा। अब तीसरा जो वर्गीकरण था वो था पोलोसेकेराइड। पोलोसेकेराइड में इसमें कई छोटे छोटे मोनोसेकेराइड मिलके, कई छोटे छोटे मोनोसेकेराइड मिलके पोलोसेकेराइड का निर्माण होता है। पोलोसेकेराइड का जो फंक्शन होता है वो 2 तरह का होता है। एनिमल सेल पर अलग होता है और प्लांट सेल पर अलग होता है। इसको हम यहाँ देख सकते हैं। एनिमल सेल पर उसका मेन काम होता है कि एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। एनिमल सेल पर एनर्जी उत्पन्न करना ऊर्जा का स्रोत होता है, इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं।
और प्लांट सेल में उसका स्ट्रक्चर बनाना इसका काम होता है। जैसे हम प्लांट सेल में देखते हैं पत्तों का आकार, तनों का आकार, उसमें जो रेसे रेसे सेलुलोज के जो पार्ट होते हैं वो उसको स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, संरचना प्रदान करते हैं। तो ये उसका फंक्शन होता है प्लांट सेल में पॉलीसेकेराइड का। अब पॉलीसेकेराइड के टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड देखेंगे, इसमें भी 2 टाइप होता है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड ये एक तरह का मोनोसेकेराइड है। इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ये वेरियस टाइप के, अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड के मिलने से ये बनता है। इसका एग्जाम्पल है हेपरिन, पेक्टिन और एनुलिन। इसको हम समझने के लिए इस तरीके से स्क्रीन पर इसका स्ट्रक्चर दिए हैं, आप इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण को देखा। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है, प्राप्ति के साधन क्या है। तो ये मुख्यतः 2 तरह से प्राप्त किए जाते हैं, स्टार्च प्रधान होता है और शर्करा प्रधान। शर्करा प्रधान में जितने सारे ड्राई फ्रूट आते हैं जिसको हम शुष्क फल कहते हैं, वो जैसे छुहारा, अंजीर और नट्स जितने हैं, शर्करा, खजूर, गन्ना, चुकंदर, गाजर, किशमिश, ये सब सूखे फल, सारे फल जो आते हैं, सूखे फल और सरस फल जो आते हैं, इसमें शर्करा प्रधान में आते हैं। स्टार्च प्रधान के अंतर्गत कंदमूल, बीज, हरा केला, लोबिया, सेम, राजमा, ये सब जो भी बीज वाले जो सब्जियां हैं, आलू, शकरकंद, मैदा, अरारोट, साबूदाना, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब स्टार्च प्रधान प्राप्ति के स्रोत हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा और काम करने की शक्ति प्रदान करना, अनावश्यक एमिनो अम्ल के संश्लेषण के लिए कार्बन का ढांचा प्रदान करना, यकृत द्वारा रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करने की क्षमता पैदा करना, वसा के उपचयन के लिए आवश्यक है, भोजन को जायकेदार बनाता है और मल विसर्जन में इसका बहुत बड़ा रोल है कार्बोहाइड्रेट का। जैसा कि रफेज इसमें पाया जाता है, जैसे सेलुलोज इसमें पाया जाता है, वो सेलुलोज वाली जो पार्ट है मल विसर्जन में बहुत ज़्यादा उसका सहयोग होता है और ये प्रोटीन की भी बचत करती है। तो इस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा, समझा। अब हम समझते हैं, क्वेश्चन पर चल के देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला इसमें। जैसा कि हमने देखा तो राइबोज को हमने देखा कि मोनोसेकेराइड और सुक्रोज को डाइसेकेराइड के अंतर्गत देखा, ओलिगोसेकेराइड माल्टोट्राइओज को हम ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत देखा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है जिसमें ए, बी और डी है, अर्थात इसका आंसर बी होता है। ये तीनों हम लोगों ने देखा और रिबुलोज को हमने अलग देखा था और इन्यूलोज को भी हमने अलग देखा था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और इससे संबंधित क्वेश्चन को आप इसमें देख सकते हैं। जैसा कि हम यथास्थान इसको बताने का भी प्रयास किया था कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना से पूछा जा रहा है तो उसको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में भी सजाने के लिए कहा जा सकता है। तो उसको हम बताए थे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरीके से सही क्रम ये होता है। अगर हमें इसको उल्टे क्रम में सजाने के लिए कहेगा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बोजन बड़ी आसानी से बता पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अगर पूछता है तो इसमें ध्यान देने जो बात ये होगा कि ऑप्शन को आपको गौर से देखना होगा। क्या ऑप्शन में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है या फिर
ऑप्शन में मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है, या फिर इसको दिया जा सकता है कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो वो ऑप्शन को गौर से देखने पर, ऑप्शन के आधार पर उसको आप अपने विवेक से उसको चुनिए। जाके बाकी विस्तार से हमने इसको बता दिया है कि उसको जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, पहले क्वेश्चन को, पैटर्न को समझेंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपने तरीके से तो मैं टॉपिक बाय लाऊंगी ही, लेकिन अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर जानकारी हासिल करना हो, या इस टॉपिक में ही अगर किसी तरीके का आपको क्वेश्चन रह जाता हो या कुछ समझ में नहीं आता हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमारा लिंक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या समझ में आया, या आपको अच्छा लगा तो वो भी आप दे सकते हैं, ताकि हमको मोटिवेशन बना रहे अगले वीडियो बनाने के लिए। और अगर इससे संबंधित, अगर आपको सिलेबस देखना हो या कुछ और इससे संबंधित, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।